नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। क्या बिजली संकट से निजात मिलेगी? उत्तर प्रदेश इस समय भीषण गर्मी के संकट के दौर से गुजर रहा है। पूरे देश में गर्मी का माहौल है और उत्तर प्रदेश उससे अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश में हर साल गर्मी का आलम यही रहता है। इस साल कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। इस गर्मी के बीच में बिजली का संकट भी उत्तर प्रदेश में बढ़ गया है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में और अभी जो विधानसभा चुनाव गया है, इसमें बिजली संकट कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन अचानक से बिजली संकट गहराता जा रहा है। इस समय डिमांड है लगभग 23,000 मेगावाट तक की डिमांड थी, लेकिन सप्लाई 19,000 मेगावाट तक ही दी जा रही है। कहीं कोयले का संकट बताया जा रहा है, तो कहीं सप्लाई और डिमांड एंड सप्लाई के मामले में असमंजस की स्थिति है। आखिर ये स्थितियां हैं क्या? बिजली का संकट अचानक उत्पन्न क्यों हो गया? क्या ये बिजली संकट पहले से था या फिर डिमांड एंड सप्लाई की जो आपूर्ति है वो पूरी नहीं कर पा रही थी सरकार? इन तमाम सारे मुद्दों के बीच में आज ही ए.के. शर्मा जो ऊर्जा मंत्री है, उन्होंने ट्वीट किया है कि अब तक की यूपी के इतिहास में सबसे अधिक बिजली सप्लाई की गई है, 25,348 मेगावाट। इसके बावजूद भी बिजली संकट बना हुआ है। बिजली संकट के कई बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण होता है कि बिजली की जो सप्लाई है उतनी ग्रिड से मिल नहीं रही है। दूसरा कारण होता है कि बिजली मिल रही है लेकिन लाइनें जर्जर हैं, सप्लाई नहीं है, लेकिन उसको सरकार ये नहीं मानती। उनका मानना है कि हम बिजली दे रहे हैं, अब आपके घर तक बिजली पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, इससे उस रिकॉर्ड का कोई सरोकार नहीं है। ये तमाम सारे सवाल हैं, तमाम सारे स्थितियां हैं। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जो पैनल में है, भारतीय जनता पार्टी से कृष्ण मोहन पांडे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अवधेश वर्मा अध्यक्ष हैं बिजली उपभोक्ता परिषद के। वे हमें जानकारी देंगे कि ये आखिर है क्या। पिछले 25 वर्षों से वे बिजली उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष बने हुए हैं। इसके अलावा रंजीव हैं वरिष्ठ पत्रकार। वे यहाँ के जाने माने पत्रकार तो हैं ही, साथ ही ऊर्जा विभाग पर उन्होंने जबरदस्त काम किया है, उनकी रिसर्च है। तो उनसे भी हमें जानने को मिलेगा कि क्यों ये संकट अचानक से उत्पन्न हुआ है। क्या जो पिछले ऊर्जा मंत्री थे उनका कार्यकाल सही था, या इस बार जो ऊर्जा मंत्री हैं वे अभी तक सफल नहीं हो पा रहे, ये एक अलग विषय है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं तारिक लारी जी। चर्चा की शुरुआत हम अवधेश वर्मा जी से ही करते हैं, क्योंकि वे पिछले 25 सालों से लगभग 25 सालों से विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा भी देश विदेश की तमाम बिजली से संबंधित संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, ऐसा क्या हुआ कि चुनाव बीतते ही जैसे ही गर्मी शुरू हुई, अप्रैल के महीने में बिजली संकट शुरू हो गया? इस समय गांव में लगभग 8 से 10 घंटे की कटौती है। हालांकि सरकार का दावा है कि 18 घंटे बिजली दी जा रही है। शहरों में भी कटौती 2 घंटे की सरकार बता रही है, लेकिन 5 से 6 घंटे की कटौती सामान्य तौर पर देखने को मिल रही है। आखिर है क्या? जब ये दावे थे कि उत्तर प्रदेश का पूरा विद्युतीकरण हो चुका है, इसके अलावा बिजली संकट कुछ है नहीं, चुनाव में ये मुद्दा नहीं बन पाया, तो अचानक से ये बिजली संकट कैसे उत्पन्न हुआ? अवधेश जी, आपकी राय क्या है? देखिए, जहां तक सवाल है मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। थोड़ा मैं पीछे ले चलना चाहता हूं। जब आप दिसंबर 2021 में चलेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास जो उत्पादन गृह थे उसमें कोयले का स्टॉक मानक के अनुसार 72% था। इसके बाद ये कोयले का स्टॉक जो केंद्र सरकार के कोल इंडिया है उससे जो हमें प्राप्त होता है, ये धीरे धीरे कम प्राप्त होना शुरू हुआ और 17 अप्रैल तक ये स्टॉक केवल 20% रह गया। जब 20% रह गया तो इस पर काफी हंगामा मचने लगा कि भाई कोयले का स्टॉक खत्म हो रहा। जो रैक हमें रोज 15 रैक उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही थी। उत्तर प्रदेश के मायने में अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश को 87,900 मैट्रिक टन कोयला रोज चाहिए, लेकिन जो कोल इंडिया से कोयला हमें मिल रहा था वो 61,300 मैट्रिक टन, यानी कि 30% कोयला कम मिल रहा था। और धीरे धीरे जब कम मिलने लगा तो निश्चित तौर पर जिस भी राज्य को कोयला कम मिलेगा तो उसकी जो मशीनें हैं वो पूरी फुल कैपेसिटी पे नहीं चल पाएंगी और कहीं न कहीं उत्पादन कम होगा। अवधेश जी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। अवधेश जी रुकिए। अवधेश जी, मेरी बात सुनिए। अब पहले भी जब 2017 के बाद सरकार बनी थी, तब भी बीच में 19 और 20 में एक बार ये हुआ कि 2 दिन का कोयला देश के पास है। उत्तर प्रदेश में भी इसका संकट हो सकता है, विद्युत संकट हो सकता है, लेकिन ये बिजली संकट उतना उत्पन्न हुआ नहीं और बिजली निर्बाध गति से मिलती रही। इसीलिए यही वजह रही कि तमाम सारे आरोपों के बावजूद, विपक्ष के आरोपों के बावजूद भी बिजली जो है विधानसभा चुनाव में मुद्दा नहीं बन सका।
तो जो पिछला 2021 से पहले और 2022 में जब नई सरकार बनी है, नए ऊर्जा मंत्री बने हैं, तो इसके बीच में अचानक ये जो कोयले वाली बात है, ये मुझे समझ में आ सकती है, कुछ लोगों को समझ में आ सकती है, लेकिन जो अपने घर में बैठा है उसको बिजली नहीं मिल रही है, उसके ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी। तो इसके बीच में ये अंतर क्या है? क्या कोयले का संकट पहले नहीं था? क्या कोयले के रेट पहले नहीं आ रहे थे, या अब कम आना शुरू हुए है? क्या वस्तु स्थिति क्या है और डिमांड एंड सप्लाई क्या है? अवधेश जी, देखिए, जहां तक सवाल है, आपने बहुत सही सवाल किया। निश्चित तौर पर मार्च, अप्रैल, मई के महीने में अगर ये बिजली संकट आया तो निश्चित तौर पर मौसम इसी गर्मी का होता है। कभी भी इस महीनों में कभी बर्फ तो नहीं गिरी, हमेशा गर्मी होती है। तो ये सरकारों को इसका आकलन करना चाहिए। आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने फरवरी में ये कहा था कि उत्तर प्रदेश की डिमांड इस बार 20% हाइक होगी और पहले से तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जो एलजीबीआर के आंकड़े आ रहे थे उसका अध्ययन करने के बाद मैंने प्रशासन, शासन सबको अवगत कराया। ये जो आपको बताऊं, ये बिजली संकट के पीछे जो कोयले संकट की बात आई, ये एक तरह से मैं बार बार कह रहा हूं, तथाकथित कोयले का संकट दिखाया गया। केवल विदेशी कोयला को खरीदवाने के लिए एक साजिश की गई कि विदेशी कोयला खरीदना जरूरी है। केवल उत्तर प्रदेश इंडिया में पहला राज्य है जहां पे हम अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया, क्योंकि हमने ऑलरेडी याचिका लगा दिया था नियामक आयोग में कि बिजली संकट केवल पैदा किया जा रहा है जिससे विदेशी कोयला खरीदा जाए, और नियामक आयोग ने जो सभी कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया। इसी बीच ये मामला हमारे उत्तर प्रदेश में लटका रहा। अब सवाल ये आता है कि बिजली संकट कैसे आपके उत्तर, अभी सितंबर में आया था। सितंबर की बात करूं तो 6 महीने में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 25 साल के इतिहास में 6 महीने, 1 साल के अंदर अब की ये दूसरी बार बिजली संकट आया। सितंबर में बिजली संकट आया, फिर अप्रैल में बिजली संकट आया। तो ये देश के ऊर्जा मंत्री के लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि आपके कार्यकाल में अगर 1 साल में, 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि 1 साल में 2 बार बिजली संकट कैसे आ गया। तब भी कहा गया था उस समय तो चलो सितंबर में बारिश ज्यादा हो गई थी, उसलिए कोयले की दिक्कत आई, फिर ये क्यों ऐसा हो गया। और इसके बाद सबसे बड़ी चीज देखिए, जब भी बिजली संकट आता है तो इसमें कैसे मुनाफाखोरी शुरू हो जाती। पावर एक्सचेंज पर 22 रुपए में बिजली बिकने लगी, और पावर एक्सचेंज में जब बिजली 22 रुपए में बिकने लगी तो हमारी ही याचिका पर फिर उसको 12 रुपए का सीलिंग लगाया गया। सवाल ये उठता है कि जब कभी भी इस प्रकार का संकट अगर आ रहा है, मुनाफाखोरी वाले लोग मुनाफा कमा रहे हैं, कोयला संकट के नाम पर विदेशी कोयला जो 3000 रुपया लिंकेज का कोयला है, अगर वो विदेश से आएगा तो 17,000 रुपया पर टन के ऊपर। अभी आंध्र प्रदेश ने टेंडर खाली इसलिए कैंसिल किया कि 3000 वाला कोयला 40,000 रुपया पर टन पे आ गया। तो अडानी का जो टेंडर था वो कैंसिल किया गया आंध्र प्रदेश में कि नहीं भाई, हमें कोयला नहीं लेंगे। अब सवाल यह है कि अगर केवल विदेशी कोयला खरीदवाने के, ठीक है अवधेश जी, हम भाजपा प्रवक्ता से भी सवाल ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे हमारे साथ में हैं। पांडे जी से मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसा अवधेश वर्मा जी ने अभी कुछ बिंदु उठाए, सवाल उठाए, उनका ये कहना है कि सारा खेल जो है वो कोयले की खरीद के लिए है, विदेशी कोयले को खरीदने के लिए ऐसा किया गया। आंध्र प्रदेश को अडानी ने जो रेट दिए वो 40,000 मीट्रिक पर टन के रेट दिए, जबकि इस पहले जो कोयला आ रहा था वो 3,000 4,000 रुपए प्रति मैट्रिक टन आ रहा था। हालांकि ये भी सही है कि उत्तर प्रदेश ने अभी तक न तो कोई विदेशी कोयले की डिमांड की है, और उत्तर प्रदेश ने काफी हद तक बिजली संकट पर निजात पाने की कोशिश की है, ऐसा ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के ट्वीट से प्रतीत होता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश में बिजली का कोई संकट नहीं है, लेकिन आज स्थिति बदली हुई है, सरकार आपकी है। गांव में 9 से 10 घंटे तक की बिजली कटौती है, ये ऑथेंटिक है रिकॉर्ड में, लेकिन ये ज्यादा हो जाती है क्योंकि लाइन लॉस को बिजली विभाग अपने रिकॉर्ड में नहीं लेता। इसके अलावा 5 से 6 घंटे जो बड़े शहर हैं, यहां तक कि लखनऊ में भी 4 से 5 घंटे की कटौती प्रतिदिन हो ही जाती है, चाहे वो लाइन लॉस की वजह से हो, चाहे बिजली आपूर्ति की वजह से हो। तो ये संकट अचानक से क्यों उत्पन्न हुआ, पांडे जी? देखिए, क्या है कि जहां तक बात कर ली जाए, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि 5 घंटा 6 घंटा बिजली कट रही है, 2-4 दिन 5 दिन, मैं उस समय जब बिजली संकट आई थी तो मैं मानता हूं कि बिजली कटौती, उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने और विद्युत विभाग ने बहुत तेजी से इसको रिकवर किया, और अब बिजली कटौती नाम मात्र की हो रही है। जैसे आपने कहा कि 6 घंटा 7 घंटा बिजली गांव में हो रही है, बिल्कुल गलत बात। उत्तर प्रदेश के किसी भी जगह पर 6 घंटा 7 घंटा आज के समय में कटौती नहीं है।
दूसरी बात, आपने कहा लखनऊ जैसे शहर में 5 घंटा होते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं है। लखनऊ जैसे शहर में जहां हम लखनऊ रहते हैं, हम लोग कोई कटौती नहीं है। हाँ, बीच में 2-4 दिनों में आपकी बात से सहमत हूं, 2-4 दिनों तक जब बिजली संकट आया हुआ था तो कटौती थी, परंतु उसको बेहतर ढंग से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और ऊर्जा मंत्री ने संभाला, और आज की स्थिति यह है कि बिजली संकट पर नियंत्रण पा लिया गया है। दूसरी बात कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, इसके लिए आप देखेंगे कि अप्रैल के महीने में इतनी ज्यादा पांडे जी, लारी जी मुस्कुरा रहे हैं। आपने जो जवाब दिया है, लारी जी से इसका जवाब ले लेते हैं। लारी जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, उनकी मुस्कान में कुटिलता भी है और राजनीति भी है। लारी जी, क्या कहेंगे आप? पांडे जी, थोड़ा तो शर्म कर लीजिए, ब्राह्मण आदमी है आप, कम से कम आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए भी। सामने दिख रहा है 19,000 मेगावाट सप्लाई हो रही है, 23,000 की है, डिमांड 23,000 की है, मंत्री कह रहे 25,000 सप्लाई हो रही है और आपने बता रहे 23,000 सप्लाई है, 19,000 की सप्लाई है। तो जब 19,000 की सप्लाई है और 23,000 की है, तो आप कहां से बिजली संकट नहीं हो रहा है, ये मुझे बताइए। आप बैठे कहिए मैं अभी फोन लगाऊं लोगों को, मैं फोन लगाऊंगा। लारी जी, मैं थोड़ा सा आपको अपडेट कर दूं, ये अब जो बिजली सप्लाई है वो 25,348 मेगावाट तक इन्होंने शुरू कर दी है। मैं आपको अपडेट कर देता हूं। अब आप बताइए जी। अभी डायरेक्ट मैं आपको सुनवा दूंगा जनता की बातें, यही नेशनल चैनल पर सुनेंगे आप। फिर आप कहिए, और मैं कहिए गांव से भी आपको पूरा हो या पश्चिम हो, मैं हर गांव से आपकी बात करा दूंगा, और वो नॉर्मल इंसान होगा, किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होगा। और वो ये भी बताया जरा आपकी तसल्ली के लिए, वो हिंदू ही होगा, किसी मुसलमान का नंबर नहीं लगाऊंगा मैं, आपके दिल की तसल्ली के लिए, क्योंकि आप हिंदू मुसलमान में ज्यादा यकीन रखते हैं, इसलिए ये भी कह दे रहा हूं। ऐसी बात ना करिए पांडे जी, आप समझिए सारा खेल अभी अंबानी को पैसा कमाने के लिए है। 4,000 3,000 रुपए का कोयला, 40,000 रुपए का, इतनी तो शर्म सरकार को आनी चाहिए। इतना तो आप भी पांडे जी शर्म कर, कभी दिन में आ जाए तो कभी रात में आ जाए। ठीक है लारी जी। लारी जी का कहना है कि अभी गांव में बिजली बहुत ज्यादा कट रही है, वो पांडे जी की बात से सहमत नहीं है। हमारे साथ रंजीव जी हैं। रंजीव जी न केवल वरिष्ठ पत्रकार हैं, बल्कि उन्होंने लंबे समय तक ऊर्जा पर काफी काम किया है, रिसर्च की है। रंजीव जी, स्थिति है क्या, वस्तु स्थिति है क्या? अवधेश जी से हमने समझा, लेकिन आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए सर, संकट क्यों उत्पन्न हुआ? मुझे अवसर दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। अभी राजनीतिक दल के दोनों प्रवक्ताओं की बात भी मैंने सुनी और उपभोक्ता परिषद की तरफ से वर्मा जी की भी बात सुनी। तो बिजली दरअसल एक ऐसी चीज है जो हम आप सब जानते हैं कि इसका ना तो चुनाव से कोई विशेष वास्ता है, ना तो हिंदू मुसलमान से वास्ता है, ना पॉलिटिक्स से वास्ता है। उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान बिजली का संकट है वो निश्चित रूप से मौसम खराब है, गर्मी अभूतपूर्व है, इसको मानना पड़ेगा। हम आप इसको खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि 100 साल में 122 साल में इतनी अभूतपूर्व गर्मी पड़ी है। लेकिन क्या इतनी गर्मी पड़ेगी इसका अनुमान नहीं था, इसका फोरकास्ट भी था कि इतनी बड़ी गर्मी पड़ेगी। बुनियादी चीज जो मुझे समझ में आती है इस पूरे प्रकरण में, मुझे ये लगता है कि ना तो ये कोयले का संकट है, ना तो गर्मी का संकट है, और ना दरअसल बिजली का संकट है। ये भुगतान का संकट है, ये अर्थ से जुड़ा हुआ मामला है। आप अगर बिजली के पूरे चेन को देखेंगे तो उत्पादन के केंद्र अलग हैं, वितरण का काम संभालने वाली संस्था अलग है, कच्चा माल आप कहीं और से लाते हैं यानी कोयला। अब जो उत्पादन के केंद्र हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश में भी ले लें, वर्मा जी इसके गवाह हैं, उत्पादन निगम जो है जिसके बिजली घर चलते हैं, उसके पास हमेशा पैसे की किल्लत इसलिए रहती है और वो कोयला समय से खरीद करके स्टॉक नहीं कर पाता, क्योंकि कोयला ऐसी चीज नहीं है कि गर्मी आई या जाड़ा आया आपने सब्जी की तरह खरीद लिया बिजली घर के लिए, उसको स्टॉक करना पड़ेगा आपको। होता क्या है कि जो कोयला आप खरीदते हैं, उत्पादन निगम के लोग खरीदते हैं या उत्पादन निगम खरीदता है, उसका भुगतान करने के लिए उसके पास पैसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो बिजली बनाकर वो बेचता है वितरण की कंपनियों को, वो समय पर भुगतान नहीं करती। वितरण की कंपनियां समय पर भुगतान क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि उनके पास हजारों करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें आम उपभोक्ता भी हैं और खुद सरकार और सरकारी विभाग हैं। मेरे ख्याल से हजारों करोड़ रुपए में वो बकाया होगा। सब्सिडी की घोषणा, सस्ती बिजली देंगे, किसानों को हम सिंचाई मुफ्त करेंगे, सरकारें ये वादा करती हैं और इस पर बिजली विभाग को अमल करना पड़ता है। लेकिन इससे जो नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है वो सरकार को करनी पड़ती है आर्थिक रूप से।
जहां तक मेरी जानकारी है सब्सिडी का भुगतान भी समय पर नहीं ये होता। बहुत महत्वपूर्ण रंजीव जी आपने कहा, ये जो सरकार मुफ्त में बिजली देने की घोषणाएं करती है, तमाम सरकारें कर रही हैं, उन्होंने चुनाव जीतने के आसान तरीके अपना लिए हैं कि मुफ्त में चीजें दो। ये आप इसको किस हद तक सही मानते हैं? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? ये केवल भाजपा का या किसी राजनीतिक एक दल का सवाल नहीं है, लेकिन ये मुफ्त की जो योजनाएं हैं और मुफ्त में बिजली देने के वादे समाजवादी पार्टी ने भी किए, फिर भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। क्या इससे स्थितियां खराब नहीं होंगी? आप जो कह रहे थे, मैं उसी में इंटरप्ट करते हुए मैंने ये सवाल जोड़ा है जी। ऐसा होता है जब आप लोक कल्याणकारी सरकार चलाते हैं, यानी वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, तो सरकारें, राजनीतिक पार्टियां वादे करती हैं और सरकार बन जाए तो उस पर अमल भी करती है। लेकिन संकट ये नहीं है, आप अगर करना चाहते हो तो आप करिए, खूब शौक से सारी चीजें मुफ्त में दे दीजिए। हालांकि इससे लोगों की आदत खराब होगी, ये बहस चलती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप अगर देते हैं, सरकारें अगर ये फैसला करती हैं, तो जो बिजली बनाने वाली संस्था है जिसको मुफ्त में या कम कीमत पर बिजली उपभोक्ता को देनी पड़ रही है, उसके घाटे की भरपाई कौन करेगा? ये सब्सिडी तो सरकार को ही देनी पड़ेगी ना। दुर्भाग्य ये है कि सरकारें बिजली संस्थाओं की सब्सिडी देती नहीं समय पर। बिजली संस्थाएं घाटे में जाती है तो वो कोयला नहीं खरीद पाती समय पर, कोयला नहीं खरीद पाती है तो बिजली का संकट खड़ा होता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, ये आप अगर चीजों को, अब ये बिजली का ये जो वर्तमान संकट है, इसमें आपको रेलवे का रेक की समस्या है, कोयले की समस्या है, भुगतान की समस्या है। अब केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया सारे लोगों को, जिसका जिक्र वर्मा जी कर रहे थे, कि आप आयातित कोयले से बिजली बनाइए, क्योंकि घरेलू कोयले की अगर आपको दिक्कत है। मुश्किल यह है कि आप उत्तर प्रदेश में ही देखिए, इसमें लगभग हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा तो उसकी भरपाई के लिए बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। सरकार बिजली की कीमत बढ़ाने नहीं देगी, लेकिन जो बढ़ी हुई कीमत होगी उस पर वो मंजूरी भी नहीं देगी। सवाल ये है कि बिजली बने कैसे या लोगों तक पहुंचे कैसे? ये प्रबंधन से जुड़ी हुई चीजें हैं। मुझे नहीं लगता कि इसका चुनाव से कोई वास्ता है। और अभी भी समय है, मैं आपको बताऊं कि ये बिजली की मांग, हमारे ऊर्जा मंत्री इसकी शाबाशी ले सकते हैं कि 25,000 मेगावाट की हमने सप्लाई दे दी। ये मांग अभी और बढ़ेगी। ये मांग कहां से भरपाई करेंगे, इसके लिए ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। सिर्फ ये आदेश कर देने से कि आयातित कोयला ले आइए, पूरे साल के लिए ले आइए, इतने भर से समस्या नहीं सुधरेगी। ये गंभीर समस्या है, इसको गंभीर मानते हुए इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा, तभी आप इसका निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। ठीक है। इसका आपने जो मुद्दे उठाए उसका जवाब हम पांडे जी से लेंगे, लेकिन लारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। लारी जी। उपाध्याय जी, एक बात बताइए, आपने अभी आपके स्क्रीन पर भी चल रहा है कि 23,000 की डिमांड है और 19,000 सप्लाई है, और 25,000 रुपया दावा कर रहे हैं मंत्री जी, शर्मा जी दावा कर रहे हैं कि हम 25,000 मेगावाट की सप्लाई दे रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है, या तो आपके आंकड़े झूठे हैं जो इसमें चल रहे हैं कि 19,366 मेगावाट की सप्लाई हो रही है, या मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं? तो आप मुझे बताइए, आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि ये जो नहीं मेरी ऐसा है, जो ऊर्जा मंत्री का ट्वीट है वो अभी आया है, और ये जो हमारी रिसर्च है ये एक दिन पहले तक की है। तो हो सकता है हमारी रिसर्च और उसमें कुछ अंतर हो। उसका पूरी जो जानकारी है वो पांडे जी भी है हमारे साथ में, और अवधेश वर्मा जी हैं जो विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे ले लूंगा। जी पांडे जी, अभी रंजीव जी ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उठाए। उन्होंने कहा कि ये जो चुनावी घोषणाएं होती हैं उसमें मुफ्त बिजली देना, बिजली के दाम कम कर देना, या बिजली के दाम बढ़ने ही नहीं देना, कोयले के आयात पर निर्भर रहना, इस तरह की ऐसी कुछ समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं से निजात कैसे मिल सकती है? और जैसा अभी लारी जी ने कहा कि जो विद्युत की मांग है वो है 23,000 समथिंग कुछ है, और 19,000 सप्लाई हो रही है। हालांकि आज ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि 25,348 मेगावाट जो है उन्होंने ऐतिहासिक रूप से सप्लाई की है। पांडे जी, स्थिति है क्या एक्चुअली में? लारी जी मानने को तैयार नहीं है, रंजीव जी ने कुछ अलग मुद्दे उठाए और अवधेश वर्मा जी ने अपने कुछ अलग मुद्दे उठाए थे, लेकिन वस्तु स्थिति है क्या? आखिर ये संकट उत्पन्न क्यों हुआ? देखिए, एक बिंदुओं को मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा। जैसे पहली बात ये कि मुफ्त बिजली हम क्यों दे रहे हैं, या मुफ्त की चीजें क्यों दे रहे हैं? देखिए, हम सभी ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पे हर वर्ग के लोग, हर तरह के लोग हैं। तो एक वेलफेयर स्टेट का ये कर्तव्य है कि जो व्यक्ति बिजली एफर्ट नहीं कर सकता बिल को, उसके घर में भी उजाला हो,
इसके लिए हम ऐसी व्यवस्था करते हैं। दूसरी बात, किसान की बात कर ली जाए, किसान को बिजली हम मुफ्त देंगे सिंचाई के लिए। तो अब किसान, चूंकि किसानी ऐसी व्यवस्था वर्तमान परिदृश्य में है जहां पे जो घाटे का सौदा है, तो हमें चूंकि ये देश किसानों से चलता है, क्योंकि देश का पेट भरना है, तो इस परिदृश्य को भी देखें तो किसानों को सब्सिडी देने का काम देश का कोई भी राजनीतिक दल करता है। तो वेलफेयर स्टेट होने के नाते हमें ये कार्य करने होते हैं, परंतु उस घाटे की भरपाई जो हम दे रहे हैं, उस घाटे की भरपाई हम कैसे करें, इसका हमें प्रबंधन करना होगा। भारतीय जनता पार्टी इसका प्रबंधन ठीक ढंग से कर रही है। दूसरी बात, हमारे मित्र ने कहा कि वो 25,000 मेगावाट का आप मतलब बिजली उत्पादन हो रहा है, आदरणीय मंत्री जी कह रहे हैं, और आपके स्क्रीन पे 19,000 चल रहा है। तो मैं अपने मित्र को बता देना चाहता हूं कि जो 19,000 मेगावाट बिजली आप दिखा रहे हैं, ये सर्वे आपका हो सकता है, परंतु उत्तर प्रदेश की सरकार ने पावर एक्सचेंज करके 25,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न उत्तर प्रदेश को सप्लाई करने का काम किया है, जो पावर एक्सचेंज से हुआ है। तो पावर एक्सचेंज वाली जो बिजली हो सकता है कि अपने जो रिसर्च टीम हो वो जुड़ ना पाई हो, परंतु उत्तर प्रदेश में बिजली हर घर तक अब उजाला पहुंचा रही है। कटौती शून्यता के बराबर है, बहुत ही कम कटौती हो रही है, और आने वाले समय में जो कटौती होगी वो शून्य होगी। इसकी गारंटी बड़े जिम्मेदारी पूर्वक मैं आपके चैनल से कह रहा हूं, ये होगी। ठीक है पांडे जी। अवधेश जी आपके पास सारे आंकड़े रहते हैं। लारी जी एक मिनट, अवधेश जी से मैं जवाब ले लेता हूं, फिर आपके पास में आता हूं। अवधेश जी, आपके पास में सारे आंकड़े रहते हैं और आप लगातार इस पे काम भी करते रहते हैं। ये जो 25,348 मेगावाट बिजली सप्लाई करने का ट्वीट किया है मंत्री जी ने, और लारी जी का कहना है कि भाई ये अंतर क्यों है, 19,366 मेगावाट इस समय आपूर्ति हो रही है और मंत्री 25,000 का दावा कर रहे हैं, तो ये इसमें क्या सच्चाई क्या है, अंतर क्या है, और आगे आने वाले समय में क्या ये जैसे 31 मई तक की कैप दी गई है कि 31 मई तक का शेड्यूल मुख्यमंत्री की ओर से जारी कर दिया गया है कि 31 मई तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाए। इसके बाद में आपके पास अगले सवाल पर आऊंगा। जी अवधेश जी। देखिए, जहां तक सवाल है, ये मेगावाट जो हमारा घटता बढ़ता रहता है, ये वैरी करता है कि कब क्या लोड है। अब सवाल देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, 9:27 पर 25,348 मेगावाट की सप्लाई प्रदेश में की गई। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब इसका मैं तो पूरा आंकड़ा भी बता देता हूं। जल विद्युत निगम से 325 मेगावाट, 435 मेगावाट आपके बिसरू परियाद से, आपके अलकनंदा से 165 मेगावाट, उत्पादन निगम जो हमारा उससे 4107 मेगावाट, सोलर से हमने 0 लिया है, रोजा से हमने 1089 मेगावाट, आपके बजाज से 282 मेगावाट, बजाज ललितपुर से 1834 मेगावाट, 12 से 1830 मेगावाट, जेपी ग्रुप से हमने 585 मेगावाट, अनपरा लैंको से लगभग 1092 मेगावाट, जो केंद्र सरकार से हमने लगभग 22 बजे बिजली लगभग 13,179 मेगावाट, आपके निर्धारित आयात जो था टांडा और इसको छोड़कर, तो अगर टोटल मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा तो वो ऐसा नहीं है, वो 19,000 भी कभी रहा होगा, लेकिन आज की डेट में 25,000 के ऊपर हम गए हैं। ये बात सत्य है, इसको स्वीकार करने में हमारे आंकड़े आपके यूपीएसएलडीसी की साइट पर भी है, कोई भी जाके तुरंत देख सकता है यूपीएसएलडीसी की साइट पर। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पूरे देश में बिजली संकट आया, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के प्रबंधन ने जिस प्रकार से कार्रवाई किया, और सरकार का भी उसमें योगदान रहा, हमारे मुख्यमंत्री जी का उसमें योगदान अधिक है कि वो दिल्ली गए और उन्होंने कहा रेलवे रैक हमको 15 रोज चाहिए, और अंततः रेलवे रैक बढ़ गई। तो सब मिला के जो आंकड़े वेबसाइट पर है सत्य है, उसको हम सत्य को नकार नहीं सकते। हाँ, एक बात ही जरूर है कि जहां तक सवाल है कि पावर संकट हमेशा अप्रैल मई जून के जुलाई में हमेशा लोड लगातार बढ़ता जाता है। हमारे उपभोक्ताओं का लोड की अगर आज की डेट में बात कर लें, हमारे उपभोक्ता 3 करोड़ है, उनके द्वारा लिया गया कुल लोड लगभग 6 करोड़ 80 लाख किलोवाट है। इनके सिस्टम का लगभग 4 करोड़ 80 लाख किलोवाट है। तो डायवर्सिटी फैक्टर जब 1/1 होगा तो ब्रेक डाउन होगा। बिजली उत्पादन निगम से या कहीं से पैदा होकर सब स्टेशनों पर उपलब्ध होते हुए भी कभी जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो हमारे उपभोक्ता को बिजली नहीं मिल पाती। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो 25,348 की जो बात आ रही है, वो 9:27 पर इतनी सप्लाई दी गई थी, और हर मिनट पर और एक घंटे पर मिनट पर सेकंड पर सप्लाई और प्रतिबंधित मांग और उपलब्धता के आंकड़े बदलते रहते हैं। अवधेश जी, बहुत सिंपल सवाल, आप आंकड़ों में बात कर रहे हैं, आंकड़ों की भाषा बहुत पब्लिक को समझ में नहीं आती। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं
क्या इतनी बिजली सप्लाई करने के बाद अब हम ये कहने की स्थिति में हैं कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट नहीं है और जो कटौतियां हो रही हैं 8 से 9 घंटे की ग्रामीण में और 5 से 6 घंटे की शहर में, क्या वह कटौती अब बंद हो गई या बंद हो जाएगी? जैसा कि पांडे जी ने कहा कि कुछ समय के लिए ऐसी कटौती हुई थी, बाद में नहीं हुई, वस्तु स्थिति क्या है? देखिए, जहां तक सवाल है, जो पांडे जी ने कहा कि इसके पहले ज्यादा संकट था, पांडे जी की भी बात अपनी जगह सही है कि लगभग एक हफ्ता पहले बहुत ज्यादा संकट था। उस संकट से कंट्रोल की स्थिति में हम आ गए हैं, लेकिन कहीं कहीं जब ब्रेक डाउन होगा तो कटौती होगी। लेकिन आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से सभी जनता को कि अभी पीक आना बाकी है, अभी पीक आना बाकी है। जुलाई में हमारा मैक्सिमम लोड जाता है। अभी जून जुलाई में हमारी ये जो आज 25,000 पे हम कुश्ती लड़ रहे हैं, ये 27,000 मेगावाट तक जाएगी। मैं आपके चैनल पर दावा कर रहा हूं कि जो फोरकास्ट है, जो आंकड़े बता रहे हैं, जो पूरे इंडिया का आज की डेट में जो उपलब्धता और ये आंकड़े आ रहे हैं, बहुत अभी आने वाले समय हमको मेगावाट तक केंद्र से ले लिए हैं। ये हमको 8-9 हजार मेगावाट से ज्यादा अभी मौसम पूरे देश में बहुत जगह मौसम खराब है, तो उसका फायदा हमको मिल रहा है कि जहां मौसम खराब है, बिजली जहां उपलब्ध है, केंद्र से हम ले रहे हैं। आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही, अभी हमको बहुत प्लानिंग करने की जरूरत है। अभी पीक आना बाकी है, हमारा पीक जुलाई में जाता है, तो सब मिलाकर अभी बहुत प्लानिंग से जून जुलाई में कैसे हमको निपटना है, क्योंकि इसी बीच जून जुलाई में खदानों में जब पानी बरसता है तो खदानों से कोयला गीला आने लगता है। तो अभी हमारा संकट आना बाकी, उसकी प्लानिंग मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, प्रबंधन से यही कहूंगा कि प्लानिंग करिए, अच्छी से प्लानिंग करिए, जिससे कि हमारे उपभोक्ता के ऊपर कोई संकट ना आए और हमारे उपभोक्ता को अनवरत सप्लाई मिल पाए। क्योंकि अब संकट का दौर अभी और आने वाला है, उससे निजात कैसे आए इसके लिए। और मुझे पता है कि अगर हमारा प्रबंधन और प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी से, कर्मठता से जुटी रहेगी, कि संकट से भी वो निजात पाएगी। ठीक है, लारी जी, आपने सुना अवधेश जी ने कहा कि 25,000 तक की सप्लाई हुई है। ये बात सही है, ये वैरी करता रहता है, घटबट होती रहती है और पूरा आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो बिजली संकट था, इससे इनकार न पांडे जी को है, न वर्मा जी को है, न रंजीव जी को है, लेकिन बिजली संकट पर मैनेजमेंट के जरिए काबू पा लिया गया, ये दावे सभी के हैं। तो आप अब इस बारे में, विपक्ष के भी प्रवक्ता हैं और आप प्रमुख विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके प्रवक्ता हैं, इसे किस नजरिए से देखते हैं? क्या आप सरकार को शाबाशी देंगे कि सरकार ने समय रहते इस पर काबू पा लिया, और आने वाले समय के लिए आप सरकार को क्या सलाह देंगे? जैसा कि अवधेश वर्मा जी आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि जून जुलाई में यह संकट और बढ़ने वाला है। लारी जी। तब तो उपाध्याय जी, मैं वर्मा जी को कहूंगा बहुत अच्छा काम किया, और आपको कहूंगा कि आप एक फर्जी न्यूज चला रहे, टोटल फर्जी न्यूज चला रहे। अगर ये बात सही है तो आपने कैसे चला दिया? आप पे तो 150 का मुकदमा होना चाहिए, बुरा ना मानिएगा। झूठे आंकड़े पेश करना बहुत आसान है उपाध्याय जी। आपके लोग मौजूद होंगे, हर जिले में आपके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होंगे, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को फोन नहीं, आप मुकदमा कर लीजिएगा, लेकिन अवधेश वर्मा जी की उसका जवाब दीजिए। आप मुकदमा कर लीजिएगा, आप स्वतंत्र है उसके लिए। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं वो एक दिन पहले के हैं, और जो ट्वीट हुआ है 25,000 का वो आज हुआ है, तो और अभी हुआ है। तो हो सकता है कि जो हमारे पास आंकड़े हैं और जो ट्वीट किया उसमें अंतर आ सकता है। जी, लगता है मेरी आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही। जी लारी जी, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? नहीं, आ रही है, मुझे क्लियर आ रही है। मैंने नहीं कहा कि मैं मुकदमा करूंगा, मैंने कहा सरकार कर देगी। आप बात को समझा करिए, जो रॉ में बोला था उसको कनेक्शन लिया करिए। सरकार कर देगी क्योंकि आप झूठा प्रचार कर रहे हो सरकार के खिलाफ, और जो इन लोग की आदत है वो करते हैं ये। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक न लगाई होती तो हो सकता आप भी अंदर बैठे होते सेडरेशन केस में, आप समझ ही रहे सारा। मैं कह रहा हूँ आप अपने जनप्रतिनिधियों को फोन करिए और उनको लाइन पर लीजिए, लाइन पर लेकर उनको डिबेट में शामिल करिए, और वहां से पता करिए बिजली संकट क्या है। क्या इतनी लाइन के इतने ट्रांसफार्मर क्यों हो रहे हैं? किस लिए हो रहे हैं ट्रांसफार्मर? क्या वो ट्रांसफार्मर बाबा आदम के जमाने के लगे हैं, क्यों हो रहे हैं? इधर 5 साल में कोई ट्रांसफार्मर उड़ा ही नहीं होगा, तो ट्रांसफार्मर उड़ा तो और अच्छी क्वालिटी का बन के लगा होगा। इसका मतलब सरकार ने वो पैसा दिया है, ट्रांसफार्मर बनाया है 10 रुपए का, चार्ज किया है 100 रुपए का, वो 90 रुपए खा गए। मैं तो कहूंगा किसान शर्मा जी खा गए। इसका मतलब तो यही दिख रहा है कि घटिया क्वालिटी से काम करके ट्रांसफार्मर लगा के इन्होंने दे दिए।
और इनको अंदाजा नहीं है, अगर ये प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, शर्मा जी प्लानिंग नहीं कर पाए थे कि हर साल एसी और बिजली की डिमांड बढ़ेगी तो हमको उस हिसाब से ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए, तो ऐसे महाशय को वो मंत्री बनने का अधिकार नहीं था। और रहा जो ये महाशय शर्मा जी आए हैं, इनके बारे में तो इनके पार्टी कार्यालय में बड़ा मंजूर है कि क्या है, गांव में बिजली इनके बारे में हमने टिप्पणी करना चाहिए। के समय में एक महीने में टिप्पणी करनी अच्छा नहीं तो है, आता था, ये इनकी बातें और आंकड़े दोनों मेल नहीं खा रहे। पैसा लेके ये आते आंकड़ा थे, वर्मा जी ने जरूर दिया है, अब लेकिन एक उन्होंने कहा हर समय अप एंड डाउन होता है। इसके लिए निश्चिंत रहिए। तो जो आंकड़ा अब इस तरह की बहस से दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज जनता को समझ में नहीं आएगी। लारी जी एक साथ न बोले, पांडे जी से ही मेरा आग्रह है, एक साथ न बोले, मेरी डिबेट बहुत शालीनता से और संयम उसके साथ होती है, एक एक करके बोले और मैं पूरा समय दूंगा जवाब देने के लिए। लारी जी की बात मुझे लगता है कंप्लीट हो गई है। रंजीव जी आप कुछ कहना है? लारी जी आपको कुछ और कहना है? नहीं, मैं बस कह रहा हूँ, मैं रंजीव जी के पास आऊंगा। रंजीव जी, वर्मा जी से बस इतना कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा वो इंतजार कर लीजिए, तो लो आंकड़े जो समय का हो, लेकिन आप तो वही कहें, लो आंकड़े जो उसको भी ला के रख दीजिए, ताकि इनका झूठ और सच का थोड़ा अभी वर्मा जी से इसका जवाब ले लेंगे। नहीं, अभी वर्मा जी से इसका जवाब। रंजीव जी, लारी जी ने जो कहा, उनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों से बात कर लीजिए कि बिजली संकट बना हुआ है गांव में। एक और मेरे पास एक आंकड़ा है कि घरेलू बिजली 3 रुपए से 7 रुपए प्रति यूनिट की दर से 150 यूनिट तक मिलती है और 150 से ऊपर खर्च करने पर 6 से 7 रुपए प्रति यूनिट की दर से चार्ज किया जाता है और कमर्शियल 8 रुपए प्रति यूनिट चार्ज किया जाता है। ये जो चार्ज है, क्या ये पूरा चार्ज लेने के बाद में सरकार इस स्थिति में है कि वह बिजली कंपनियों का भुगतान कर सके? जैसा आपने ही एक सवाल उठाया था कि सरकार की ओर से सब्सिडियां दी जाती हैं और वो सरकारें बिजली कंपनियों को भुगतान नहीं कर पाती और जाहिर है फिर वो बिजली खरीद नहीं पाती और ये बिजली संकट खड़ा हो जाता है। रंजीव जी, बिजली दरअसल एक ऐसा उपभोक्ता वस्तु है जिसमें आप से मेरा मतलब हम आप सब लोग इस्तेमाल पहले करते हैं और भुगतान बाद में करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप खरीदते हैं और आपको तत्काल भुगतान करना पड़ता है। मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़ा संकट है बिजली के पूरे क्षेत्र को ठीक से चलाने में। आपने पूछा कि ये जो 5 रुपये, 6 रुपये या 7 रुपये तक का रेट लगाती है यूपीपीसीएल और उससे भुगतान लेती है, इससे नहीं चल सकता है। आज की तारीख में मार्च तक के जो आंकड़े हमने देखे थे, 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया सरकारी विभागों का बिजली कंपनियों पर है। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का, यानी लोक निर्माण विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो या जो जितने भी सरकारी विभाग है जो बिजली लेते हैं विभाग से, लेकिन सरकारी विभाग इसका भुगतान नहीं करते हैं। तो 20,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी बकाया है सरकार की पावर कॉर्पोरेशन को देने में। तो मेरे कहने का मतलब बार बार ये रहता है कि आप विदेश से कोयला ले आओ, आप देसी कोयला 4 महीने का स्टॉक कर लो, आप सारी चीजें कर लो, लेकिन करेंगे कहां से आप? जब इसको बनाने वाली कंपनी के पास पैसा ही नहीं होगा तो ये कब तक चलेगी? और अगर सरकार को शौक है आयातित कोयले से बिजली बने, सरकार को शौक है सब्सिडी देने का, सरकार को शौक है किसानों का भला करने का, सारे शौक पूरे करे सरकार, लेकिन जब तक आप बिजली बनाने वाले उत्पादन निगम को, बिजली का वितरण करने वाले पावर कॉर्पोरेशन को आप एक स्वायत्त तरीके से, एक जिसको आप कहते हैं कॉर्पोरेट शब्द से लोगों को बहुत आपत्ति होती है, लेकिन आपको कॉर्पोरेट तरीके से चलाना पड़ेगा। जब उनका पैसा लग रहा है बिजली बनाने में, तो बिजली पैसा अगर आएगा नहीं तो वो कब तक चलाएंगे? आज की तारीख में अभी आंकड़ों की बहुत बात हो रही थी, आपने सुबह 9 बजे 25,000 मेगावाट की सप्लाई दी थी, बहुत साधुवाद है इसके लिए। लेकिन वर्मा जी जिस संकट की तरफ इशारा कर रहे थे, मैं जो अपने पहले इसमें कह रहा था कि संकट अभी गुजरा नहीं है। सरकार को ध्यान, या जो भी बिजली उत्पादन से या सप्लाई से जुड़े हुए संस्थाएं हैं, उनको आने वाले महीनों का नियोजन प्रबंधन अभी से करना पड़ेगा। अब तो आज की तारीख में जो संकट खड़ा है उसको आप पावर बैंकिंग से, केंद्र से अतिरिक्त बिजली लेकर के किसी तरीके से निपटा रहे हैं, लेकिन आने वाले महीनों के लिए कृपा करके उचित प्रबंधन कर लें, क्योंकि अभी पूरे बरसात का टाइम है, कोयला गीला होगा, बिजली का उत्पादन गिरेगा, जाड़े के समय विंटर का लोड आएगा। ये समस्या बिजली की आने वाले महीनों में, सालों में बढ़ती जाएगी। आपको उसको ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाएं बनानी पड़ेगी। तात्कालिक उपायों से और ये ट्वीट भर करने से समस्या का समाधान होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल रंजीव जी। पांडे जी, रंजीव जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। उनका कहना है कि अब संकट तो अब आने वाला है
और मान लीजिए आपने एक दिन बिजली सप्लाई अधिक कर भी दी है तो इससे काम चलने वाला नहीं है। उधर लारी जी का लगातार ये कहना है कि आप जो कह रहे हैं वह पूरी सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि गांव में बिजली की कटौती हो रही है, बिजली में की कटौती हो रही है, शहरों में भी बिजली की कटौती हो रही है। तो ये जो अंतर है, ये अंतर क्यों है? उनका कहना है कि आप जनप्रतिनिधियों को फोन लगा लीजिए, आप चाहे अपने ही जनप्रतिनिधियों को फोन लगा लीजिए, समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधियों को छोड़ दीजिए। तो वस्तु स्थिति का सामना तो हमको करना पड़ेगा। और बिजली का संकट कोई ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में, ये तो वैश्विक संकट है। वस्तु स्थिति क्या है, सच्चाई क्या है, आप इसको किस तरीके से लेते हैं पांडे जी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूर्व में एक सप्ताह जिसपे पूरे उत्तर प्रदेश और देश में बिजली क्राइसिस की बातें चल रही थी, 5 घंटे 6 घंटे जो कटौती चल रही थी, मैं इसको स्वीकार करता हूं, कुछ कटौतियां हुई, परंतु उसके बाद से उत्पादन बढ़ा, पावर एक्सचेंज करके जो बिजली संकट है लगभग समाप्त हो चुका है। बड़ी दावे के साथ इस बात को मैं कह सकता हूं। इसकी पुष्टि आदरणीय अवधेश वर्मा जी ने भी किया है, क्योंकि ये रात दिन उसी व्यवस्था में लगे हुए हैं। दूसरी मैं बात आपको बता दूं, हमारे मित्र ने कहा कि मतलब ये दावे खोखले, ऐसी कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में बिजली हर घरों में अब बिना कटौती के निर्बाध जा रही है। हाँ, अभी आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार रंजीव भैया ने कहा कि आने वाला समय में और भी समस्या उत्पन्न होने वाली है। ठीक बात है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा, जैसे जैसे मांग बढ़ेगी तो संकट निश्चित तौर पर बढ़ेगा। उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री दोनों लोग मिलकर और अधिकारियों से बैठकर इस पर चर्चा हो चुकी है और कैसे इससे निपटा जाए, इस पे रोज मंथन हो रहा है। इसको मुझे लगता है कि आदरणीय अवधेश जी को ठीक ढंग से जानकारी है कि मंथन रोज चल रहा है और जो आने वाला संकट की चर्चा कर रहे हैं उससे आने से पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा, निपट लिया जाएगा, उस पर प्रबंधन ठीक ढंग से बना लिया जाएगा। इसकी चिंता उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और उस पर हम आगे बढ़ भी रहे हैं, उसको ठीक ढंग से करने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे भी। ठीक है अवधेश जी, आप तो लंबे समय से विद्युत उपभोक्ता परिषद से जुड़े हुए हैं। एक सवाल ये भी है कि राज्य की विभिन्न इकाइयां बंद पड़ी हैं, उसके पीछे कारण कुछ भी हो सकते हैं। इस पे ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी ने भी चिंता जताई थी, उनको चालू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो कितनी इकाइयां बंद हैं, उनके बंद होने से कितना असर पड़ रहा है और उनमें से कितनी इकाइयां चालू होने की उम्मीद या संभावना आपको दिखाई देती है? वर्मा जी। देखिए जहां तक सवाल है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो उत्पादन इकाइयां हैं वो लगभग 4,500 मेगावाट तक, मैक्सिमम 5,000 मेगावाट तक बिजली हमको देती हैं। और आज की डेट में वो स्थिति बहुत खराब नहीं है। ओबरा से हम 331 मेगावाट ले रहे हैं, अनपरा से 2,067 मेगावाट ले रहे हैं, पनकी से अभी हमारी जीरो चल रही है, हरदुआगंज से 1118 और परीक्षा से 81,814 मेगावाट, कुल मिलाकर 4,330 मेगावाट हमको उत्तर प्रदेश उत्पादन निगम से मिल रहा है। निश्चित तौर पर देखिए एक चीज आपको बताऊं, रोटीन एक प्रक्रिया होती है, मशीनें कभी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बंद होती हैं, जबकि ये प्रक्रिया एक मशीनरी है। कभी कभी अब जब आज की डेट में फुल लोड पर चलाते हैं, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती, बॉयलर में कोई दिक्कत आ गई, ट्यूब में कोई दिक्कत आ गई, तो ये सब चलती रहती है, एक अनवरत प्रक्रिया है। ये सब वो है, कोयले के संकट की वजह से आज की डेट में कोई मशीन नहीं बंद है। अगर कोयले की संकट की वजह से मशीन बंद होती या फुल लोड पे नहीं चल रही होती तो ये एक बड़ा सवाल था। टेक्निकल कारण किसी भी मशीनरी में तुरंत कभी भी आ सकता है, उसको कोई भी उसके भविष्य के गर्त में नहीं जा सकता कि कोई मशीनरी कब खराब हो जाएगी, और ये पूरे देश का वो है। और मैं आपको इस चैनल पर एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे देश की उत्पादन क्षमता जो है टोटल वो लगभग है आज की डेट में 3,99,427 मेगावाट, और पूरे देश को जरूरत कितनी है? केवल 2 लाख मेगावाट के करीब जरूरत है। तो इसका मतलब 4 लाख मेगावाट की अगर संस्थापित क्षमता देश के पास है और 2 लाख मेगावाट की जरूरत देश को है, तो निश्चित तौर पर ये इस प्रकार से डिजाइन और पीपीए पावर परचेज एग्रीमेंट रहते हैं। कभी कोई मशीन शटडाउन में जाती है, कभी कोई मशीन चलती है, कभी मशीन ब्रेक डाउन में जाती है। तो ये सब एक सतत प्रक्रिया है, प्लानिंग का हिस्सा है। लेकिन जहां तक सवाल है, आने वाले समय में जो मानक के अनुसार 24 से 25 दिन का हमारे उत्पादन गृहों के पास कोयला रहना चाहिए, उसके लिए अनवरत जो 15 रैक उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिए, वो अनवरत 30 दिन तक लगातार अगर रेलवे डिपार्टमेंट कोल इंडिया से कोयला लेकर हमको देता रहेगा, तब जाकर
हम मानक जो होता, जो सीए की गाइडलाइन होती है, उस मानक के तहत हमारे पास कोयले की उपलब्धता होगी। और ये सीए की गाइडलाइन है, उसका उल्लंघन किसी को भी नहीं करना चाहिए, और जिससे कि हम रेड जोन में कभी ना जाने पाए, हम हमेशा सहूलियत की जोन में रहें और प्रदेश की जनता को एक अच्छी बिजली उपलब्ध कराने में सक्षम रहे। इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो बात आती है कि साहब बकाया, देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति थोड़ा सा इस मामले में आर्थिक रूप में थोड़ा नाजुक है। अभी आपने देखा होगा जब पावर एक्सचेंज पर बिजली उपलब्ध थी, लेकिन हमारी औकात 7 रुपया प्रति यूनिट के ऊपर नहीं थी। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने कहा भाई 7 रुपया प्रति यूनिट के ऊपर हम बिजली नहीं खरीदेंगे। तो ये स्थिति जरूर है कि आर्थिक जो आत्मनिर्भर होना चाहिए प्रदेश के पावर सेक्टर को, वो थोड़ा दिक्कत जरूर है कि उस पर चाहे सरकारी बकाया है 10,000 करोड़, अभी आरसी का देखा होगा 12,000 करोड़। अब ये सब बकाया होने के बाद जेनको की अगर बात कर लूं तो सभी जेनको को लगभग हमें 23,000 करोड़ की देनदारी देना है, 97,000 करोड़ की घाटे में बिजली विभाग चल रहा है। वहीं प्रदेश की जनता का भी 22,045 करोड़ उदय और ट्रू अप में निकल रहा है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में पावर सेक्टर में बहुत सख्ती से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना होगा, ऑपरेशन क्लीन चलाना होगा, भ्रष्ट लोगों को बर्दाश्त नहीं करना होगा कि इस सरकारों को पॉलिटिकल हस्तक्षेप एकदम बंद करना होगा। कहीं भी जो तकनीकी मानक पर खरा नहीं उतरता उस पर कार्रवाई करना होगा, तब जाके इस पावर सेक्टर को अच्छी तरीके से आत्मनिर्भर की दिशा में। ठीक है वर्मा जी। रंजीव जी, एक सवाल आपने कहा कि बिजली एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके हम पहले माल लेते हैं और बाद में चुकाते हैं, यानी हर उपभोक्ता को बिजली उधार मिल रही है। एक बीच में कई बार ऐसी योजनाएं चली, कुछ राज्यों ने इसे लागू भी किया है, प्रीपेड मीटर। वह योजना, क्या आपको लगता है, चूंकि आपका अध्ययन है इस पे, प्रीपेड मीटर योजना अगर लागू कर दी जाती है तो उससे न केवल बिजली चोरी रुकेगी बल्कि बिजली उसी को मिलेगी जो, जैसे हम टेलीफोन है, हम पैसा चुकाते हैं, पहले पैसा चुकाते हैं प्रीपेड का और फिर हमारी बात हो पाती है। तो क्या ये जो सिस्टम है जो मोबाइल फोन में है, क्या ये बिजली में नहीं आ सकता? रंजीव जी। बिजली में प्रीपेड मीटर की व्यवस्था कई शहरों में पहले से लागू है, उत्तर प्रदेश में भी एनसीआर के इलाके में लागू है। लेकिन दिक्कत यह है ना कि जो वर्मा जी जिस चीज की बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचार आपको खत्म करना पड़ेगा, अभी मुश्किल से 6-8 महीने पहले की घटना है कि लखनऊ समेत कई जगहों पर जो प्रीपेड के मीटर लगाए गए थे वो सारे के सारे एक साथ ट्रिप कर गए और लोगों के घर की बिजली उड़ गई थी। बाद में पता चला कि उसकी खरीद में भारी घोटाला किया गया था। देखिए, प्रीपेड एक अच्छी व्यवस्था तो निश्चित रूप से हो सकती है कि आपने पहले भुगतान कर दिया और जितने का पैसा आपका भरा हुआ है उतने हिसाब चला सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दिक्कत यह है, यहाँ 70% से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव में लोग रहते हैं। आप वहाँ तत्काल प्रभाव से प्रीपेड नहीं लगा सकते हैं, लेकिन चरणवार इसको कर सकते हैं। लेकिन इसको बहुत पारदर्शी तरीके से और बहुत ईमानदारी से करना पड़ेगा ताकि उपभोक्ता के साथ संकट न खड़ा हो जाए, जैसा कि संकट अभी कुछ महीने पहले खड़ा हुआ था। लेकिन आदर्श रूप से अगर देखें तो इससे ज्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती है कि साहब आपने प्रीपेड मीटर लिया, आपने 10,000 की 5,000 का, जैसे आप फोन में रिचार्ज कराते हैं, आपने रिचार्ज कराया, आपका पैसा खत्म हो गया, आपके घर की बिजली बंद हो गई, आपका पैसा खत्म होने वाला है, इसका भी इंडिकेटर वो मीटर देता है। आप पैसा डलवा लीजिए, आपके घर की बिजली चलती रहेगी। इससे आप बिजली बनाने वाली संस्थाओं को, बिजली बांटने वाली संस्थाओं को आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में ले जा सकेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है और ये बहुत ईमानदारी और पारदर्शी व्यवस्था मांगती है। अगर सरकार इसको कर ले गई अच्छे तरीके से, मुझे लगता है कि बहुत ऐतिहासिक। रंजीव जी, मैं आपको बताऊं कि जो अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं, अपार्टमेंट में प्रीपेड मीटर की व्यवस्था है लखनऊ में, ज्यादातर अपार्टमेंट्स में। लेकिन देखने में ये आता है कि वे अपार्टमेंट्स की सोसाइटियां ज्यादा वसूली करती हैं और इस वसूली पर बिजली विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि वो एक साथ पेमेंट करते हैं बिजली विभाग को। अपार्टमेंट वो उपभोक्ता वाइज पेमेंट नहीं करते, तो उपभोक्ता से वो सब ले लेते हैं अपने खाते में और फिर एक साथ बिल का भुगतान करते हैं। तो इस पर चेक करने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रंजीव जी, व्यवस्था है। इसको लेकर के एनसीआर के कई अपार्टमेंट सोसाइटीज, लखनऊ की कई सोसाइटीज ने शिकायत की थी कि आप सिंगल पॉइंट सप्लाई दे रहे हैं और जो बिल्डर है या जो सोसाइटी है वो अगर 7 रुपये की बिजली है तो वो 12 रुपये के हिसाब से आपसे वसूली कर रही है। इसमें भी व्यवस्था है। इसके लिए भी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने आदेश दे रखा है कि आप ये पारदर्शी व्यवस्था लाइए और आप इंडिपेंडेंट मीटर, जो जैसा उपभोक्ता है उसके यहाँ पावर कॉर्पोरेशन की सप्लाई मिलेगी। लेकिन कई जगहों पर इसका पालन सोसाइटी वाले नहीं करते हैं, ये समस्या निश्चित रूप से आती है। लेकिन अगर आप देखें तो एनसीआर वगैरह के इलाके में भी
प्रीपेड मीटर लगा करके कई जगहों पर ठीक से काम चल रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर ये समस्या उत्तर प्रदेश में अभी मुझे लगता है कि कल्चरली हमारा प्रदेश इसके लिए तैयार नहीं हो पा रहा है कि आप बिजली का भुगतान पहले दे दें और उसके बाद आप उसका इस्तेमाल करें। लेकिन आप जब तक आप इस व्यवस्था को लागू चरणवार तरीके से सही नहीं करेंगे, मुझे लगता है बिजली बनाने वाली संस्थाएं और बिजली वितरण की संस्थाएं अगर वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ और स्वतंत्र नहीं होंगी तो बिजली की ये समस्या आने वाले समय में बढ़ती रहेगी, ये घटेगी नहीं। ठीक है, लारी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो सोसाइटी वाली बात कर रहे हैं, मैं अभी सोसाइटी में ही रहता हूँ और यहाँ करीब 400 फ्लैट है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने कहा कि हम लोग को सेपरेट मीटर दे दीजिए, हम लोग ले लेंगे। तो पर मीटर कनेक्शन बिल्डर 2 लाख रुपया मांगने लगा। पर मीटर कनेक्शन 2 लाख रुपया मांगने लगा, जो ऑलरेडी हम लोग परचेजिंग के टाइम पे इनको बिजली का दे चुके हैं। उसके बावजूद ये 2 लाख रुपया मांग रहे हैं। तो इसके लिए सरकार क्या करेगी? सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार बर्बाद करेगी। हर चीज श्रीलंका बनने जा रहे हैं हमारे वहां। नहीं वो तो भाई नहीं ये व्यवस्था आज की नहीं है, तो पहले की भी व्यवस्था थी। आपकी सरकार ने भी इस पे कुछ नहीं किया था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब उन्होंने क्या किया था? सोसाइटियां तो बहुत पुरानी है ना, आज की तो है नहीं है। चले आइए, आप बिजली विभाग में चले आइए। ये फैसला इन्होंने 2018 में किया। बिजली विभाग वाला खुद जेई और सब कहते हैं कि साहब आप वहां से एनओसी लेकर आइए। एनओसी, अरे ऑलरेडी वहां पे आपका बिजली का मीटर लगा हुआ है, हम सेपरेट कनेक्शन मांग रहे हैं, आइए। मैं 2013 से एक ही सोसाइटी में रह रहा हूं और इसी तरीके से वसूली हो रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ जी, मैं भी वहीं पर सोसाइटी में रह रहा हूँ। मैं 12 रुपए पर यूनिट का बिजली का बिल दे रहा हूँ। मेरा हर हफ्ते का 5,000 रुपए का बिल आता है। पांडे जी एक बड़ी समस्या है आपकी। जब कभी बात हो तो इससे निजात कैसे मिले पांडे जी? ये तो आपके पास भी ये समस्या आती होगी। हो सकता है सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया हो। सोसाइटी में ज्यादा बिल वसूला जाता है और जो भुगतान किया जाता है, मतलब मैं ये बता रहा हूं, वो सोसाइटी चार्ज के अलावा भी बिल ज्यादा वसूलते हैं, लेकिन वो भुगतान जो है वो जो सरकार के नियम है उसके अनुसार करते हैं, लेकिन उपभोक्ता से वो ज्यादा लेते हैं। तो इसका कोई निदान है पांडे जी? बिल्कुल निदान है, और ये संज्ञान में निश्चित तौर पर आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को कि ये संज्ञान में मामला आया। इसको जहां भी अपने स्तर है वहां पे उठाई जाएगी बातें, और बिजली विभाग से लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक ये बातें जाएंगी, और निश्चित तौर पर इसका समाधान बहुत जल्द निकलेगा। धन्यवाद आप सभी लोगों को जो कि इस बात को संज्ञान में लाए। चूंकि हो सकता था कि कुछ लोगों के संज्ञान में हो जो आगे तक बातें न पहुंचा पाते, लेकिन मैं बड़े आश्वस्त करना चाहता हूं आप लोगों को कि इस बात को यदि मेरे संज्ञान में आया है तो निश्चित तौर पर मैं शासन स्तर पे अपने बात करूंगा, आदरणीय मंत्री से बात करूंगा, मुख्यमंत्री से बात करके। और ये जो मामला है इसमें निश्चित तौर पर यह अपराध है एक तरह से कि समाज के सामाजिक अपराध तरह का वो काम हो रहा है कि आप उपभोक्ता से वसूलते कुछ और है और जमा कुछ और करते हैं। तो ये तो एक तरह से शुद्ध रूप से अपराध है ये, और इसका निश्चित तौर पर निदान होना चाहिए और होगा, ये मैं आश्वस्त करता हूं इस चैनल के माध्यम से। जी ठीक है, अवधेश जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए। ये पांडे जी ने कहा है कि बिल्कुल ये मुद्दा उठाया जाएगा। आप तो उपभोक्ता परिषद मैं लारी जी, उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष, क्या आपके संज्ञान में ये मामला कभी नहीं आया? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए और इसका समाधान क्या है? देखिए एक चीज जानकारी के लिए बता दूं, ये हमारे ही उठाने पर उस कमेटी का मैं मेंबर था। मेरे द्वारा ही ये सिंगल बिल्डरों के उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए हमने उत्तर प्रदेश में सिंगल पॉइंट कनेक्शन की व्यवस्था समाप्त करके ये कहा कि सबको कनेक्शन दिया जाए। फिर उस समय एक दिक्कत ये आई कि उसमें 50% जो आवंटी है उनका कम से कम एक ये मत आना चाहिए कि वो सिंगल पॉइंट में रहेंगे या सिंगल पॉइंट से बाहर अलग बिजली विभाग से कनेक्शन लेंगे। लेकिन अभी भी उसमें बिजली विभाग के कुछ स्तर पे लगातार हमारा नियामक आयोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन कुछ बिजली विभाग के ऐसे अफसरान हैं जो उससे मिले हुए रहते बिल्डरों से और वो उत्पीड़न करा रहे हैं। हमारा 12 रुपया जनरेटर का और बिजली का दोनों एक ही में शामिल करके 12 रुपया 17 रुपया तक यूनिट ली जा रही है। उसके लिए अभी 2 दिन पहले नियामक आयोग ने सुनवाई करके और पश्चिमांचल में जहां से ये मामला उठा वहां की एमडी को सख्त निर्देश दिया गया कि
पूरे मामले की विजिलेंस जांच कराई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, एडवर्स एंट्री दी जाएगी, या तो आप लोग इस बिल्डरों के उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ड्यूल मोड मीटर जो लगने चाहिए, जो अलग अलग सबका वो बताए कि बिजली का कितना खर्च हुआ, जनरेटर सेट का कितना खर्च हुआ। बहुत जल्दी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, चूंकि मैं उस कमेटी का मेंबर भी हूं जिसमें ये अमेंडमेंट होता है, जिसमें कानून में बदलाव होता है। इसमें पूरी व्यवस्था ऐसी पारदर्शी, थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन उपभोक्ताओं का उत्पीड़न जो ये बिल्डर कर रहे हैं, इनकी मनमानी पर लगाम बहुत जल्द लगेगी और पब्लिक का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको बंद कराया जाएगा। ठीक है, हमें बहस का अंत यही करना पड़ेगा, समय हमें इसकी इजाजत नहीं दे रहा। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े और इस एक महत्वपूर्ण संकट पर एक सारगर्भित चर्चा हुई। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली संकट उत्तर प्रदेश में इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, यहाँ बिजली संकट पहले पिछले सालों की तुलना में काफ़ी कम है। इस बार कुछ समय के लिए बढ़ा था, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस पर निजात पा ली गई है और इस पर कंट्रोल कर लिया गया है। ऊर्जा मंत्री लगातार इस पर सक्रिय हैं और उन्होंने बहुत सारी नई व्यवस्थाएं भी इस पर की हैं। मुझे उम्मीद है कि बिजली संकट उत्तर प्रदेश में अब समाप्ति की ओर है। 31 मई तक की डेडलाइन भी है, जो शेड्यूल जारी किया गया है उसमें 31 मई कहा गया है। अब समय एक ब्रेक का है। आप देखते रहिए जनता टीवी। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।